हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 ही है इसमें, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि चैप्टर जो पीडीएफ आपको दिया गया है वो पीडीएफ से ख़त्म हो जाने से चैप्टर आपका ख़त्म नहीं होता है। डीपली आपको चैप्टर को पढ़ना ही होगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में था उतना हम सॉल्व करवा दिए हैं। इसके एडिशनल भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपको वो बनाना है ना। तो इन शॉर्ट सारे चैप्टर को, जितना भी आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो भी आपका डिटेल में पढ़ना है, तभी जाकर के सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। गुडविल क्या है? ऑप्शन ए आपका करंट एसेट है, बी एन intangible fixed assets asset, C a tangible asset, और डी कहता है एन इन्वेस्टमेंट। देखिए गुडविल क्या है? गुडविल जो है फर्म के रेपुटेशन को कहते हैं। रेपुटेशन से आपकी एक्स्ट्रा कमाई भी होती है ना। कस्टमर आपके दुकान को पूछ करके आते हैं, आपके सामान को, प्रोडक्ट को वो पसंद करते हैं और ख़रीदना आप ही के दुकान से वो चाहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा आप अगर अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज दोगे तो एक भरोसा बन जाता है मार्केट में आपके शॉप का, आपके नाम का, है ना, आपके बिजनेस के नाम का। तो कस्टमर जो है वो आपके सामान को या आपके शॉप से सामान खरीदना पसंद करते हैं और बार बार वो रिपीटेड मोड पर खुद भी आते हैं और औरों को साथ में ले करके आते हैं, जिससे आपका एक्स्ट्रा कमाई होता है। तो गुडविल क्या है? आपका नहीं दिखने वाला एक फिक्स्ड एसेट है, जिसको बोलते हैं इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या आपका रेपुटेशन या आपके बिजनेस का रेपुटेशन कहीं दिखता है क्या उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा कमाई करके दे रहा है बिजनेस को, इसीलिए उसको भी एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर हम एसेट की बात करें, है ना, एसेट्स की बात करें तो दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स एसेट, और दूसरा है आपका करंट एसेट। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, डिटेल में हम बता चुके हैं आपको। इसका दो भाग में हम बांटे थे। एक हो गया आपका इनटैंजिबल, या बोलिए पहले टैंजिबल फिक्स एसेट, और एक हो गया आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट। ये दो हिस्से में बांटते हैं। इसका एक भाग होता है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट। तो इनटैंजिबल फिक्स एसेट के अंदर आपका आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट के अंदर आता है। तो गुडविल क्या है? क्या करंट एसेट है? नहीं, करंट एसेट तो नहीं है आपका गुडविल आपका कोई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। वो लंबे समय तक बिजनेस में काम करने वाला एसेट है। जैसे आपको पार्टनरशिप में हम बताए भी थे कि गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, और एक था आपका वेटेड एवरेज मेथड। तो ये आपका मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का। और गुडविल 1 साल तक नहीं रहता है, 4 से 5 साल तक गुडविल आपको एक्स्ट्रा कमाई के करके देता है, और 4 से 5 साल के बाद आप उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है आपका? इस कैटेगरी के अंदर आता है एन इनटैंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल के अंदर तो नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इस टाइप का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये तो नहीं होगा। कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है रिटर्न करने के लिए क्या, है ना।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे मान लो मेरी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीद लिया फॉर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ से हमको कुछ कमाई हो जाएगा। तो गुडविल को कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं क्या? नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्या ये करंट असेट है? बिल्कुल नहीं। तो ये इनटैंजिबल फिक्स असेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 हुआ, 52 देखते हैं। Calculate gross profit if rate of gross profit is 20% on sales and cost of चलिए 1,20,000 है। तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका क्या बोलता है? हाँ, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। इधर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का? 20%। और किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर नहीं, सेल के ऊपर है। और कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जो है 1,20,000 है। चलो ठीक है। मतलब क्या कहता है, जो सॉल्यूशन पहले, या सॉल्यूशन नहीं पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए कितना कह रहा है? ₹24,000। बी कहता है आपका ₹30,000। सी कह रहा है आपका 20,000। और डी है नन ऑफ दिस। बोलिए। निकालना क्या है इसमें? तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, ठीक। और ग्रॉस प्रॉफिट 20% क्या है आपका? सेल पर है। और कॉस्ट दिया हुआ है आपका 1,20,000 रुपये। तो क्या पूछता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? चलो ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट अभी हम इसको कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट कह रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट जो है आपका, चलिए इसको जीपी लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहता है? 20% ऑन सेल। अगर हम सेलिंग प्राइस को, लेट सेलिंग प्राइस एक्स मान लेते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? एक्स का 20% है, यानी सेलिंग प्राइस का 20% है, तो ये हम लिख सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस क्या है? 1,20,000, ठीक। तो कॉस्ट पता हमको पहले से है, कॉस्ट पता, ठीक। यहाँ देखो, हमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। हमको ये तो पता है 1,20,000, हमको ये पता चल जाएगा, अगर इसके बारे में पता चल जाएगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो x/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1,20,000। अब ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, सीधा सीधी करते हैं। x इज इक्वल टू 5x माइनस 6 लाख होगा ना? ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कि फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ठीक है 6 लाख और फिर इसको इधर तो 4x इज इक्वल टू 6 लाख और x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1,50,000 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। कैमरे में आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, सेलिंग प्राइस x का वैल्यू निकल गया। हम किसको माने थे? x को सेलिंग प्राइस माने थे, x का वैल्यू निकल गया है, यानी सेलिंग प्राइस आपका निकल गया है, सेलिंग प्राइस 1.5 लाख। वही तो कह रहे थे, सेलिंग प्राइस इतना माइनस कॉस्ट पहले ही से दिया हुआ है यहाँ पर 1,20,000। तो ये कितना होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 30,000। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये x मान के बनाएं, आप 100 मान के भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको बनाने का मन वैसे बनाइए, x मान के बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 52 हो गया, 53। Carriage and freight on goods purchased. Goods purchased, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? शून इन कहाँ? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी बैलेंस शीट और डी सस्पेंस अकाउंट। बोलिए, कैरेज और फ्रेट ऑन गुड परचेस्ड। देखिए फैक्ट यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। यहाँ पर सारा हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, यानी वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम सामान परचेस किए हैं, तो परचेस हम कहाँ दिखाते हैं? देखिए यहाँ तो एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, अगर कोई नया बिजनेस रहे तो ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, तो सीधा परचेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर दिखाते हैं परचेस। अब ये जो परचेस किए हैं ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। परचेस जो आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये भी अब परचेस करेंगे तभी तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। तो जो उस पर कैरेज दिए हैं या जो भी फ्रेट दिए हैं, है ना, जो भी कैरेज एंड फ्रेट है वो किसका, आपका किसके लिए ये पे किया गया है? सामान के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर मान लीजिए परचेज नहीं करेंगे तो क्या सामान बनेगा? नहीं। तो कैरेज और फ्रेट ट्रेडिंग का पार्ट है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन कैरेज ऑन सेल्स रहेगा, अगर यहाँ पे क्या है? परचेज है, कैरेज ऑन सेल्स रहेगा तो फिर वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। जहाँ से सामान मतलब लाया गया फैक्ट्री तक, तो वो कैरेज हो गया परचेस के लिए, क्योंकि परचेस से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि परचेस भी ट्रेडिंग में है। और इससे रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन कैरेज ऑन या फ्रेट ऑन या ऑन सेल्स अगर की बात करें सामान बेचने पे, तो वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। कहने का मतलब है कि शोरूम से सामान कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम
अगर शोरूम से सामान कस्टमर के घर तक पहुंचाया जाएगा और उसमें अगर बिजनेस कोई कैरेज पे करता है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर आपका आएगा पीएल में। तो कैरेज और फ्रेट ऑन परचेज आएगा यहाँ पे, और अगर कैरेज रहेगा ऑन सेल पे तो फिर वो आएगा आपका पीएल में। तो फिलहाल परचेज पे है तो ट्रेडिंग में, सेल्स पे रहेगा तो पीएल में। दोनों आपका एक्सपेंस है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। चलो बाकी बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं। सस्पेंस अकाउंट में कैसे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट तो आपका तब ओपन करते हैं जब हमको पता चलता नहीं है, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो उस अकाउंट में तो जाने से रहा। आगे देखते हैं 54। Which of the following is not a selling and distribution expenses? ए है आपका गोडाउन रेंट, गोडाउन का रेंट। बी बैड डेट्स। सी एजेंट्स कमीशन। और डी हो गया आपका कैरेज इनवर्ड। कौन सा इसमें से बोलता है कि नहीं है नॉट अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? तो बेसिकली पीएल में दो भाग होता है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं है? देखिए आपका गोडाउन रेंट हो गया, बैड डेट हो गया, जब सामान बेचते हैं तो ही पैसा डूबता है। अच्छा, सामान गोडाउन में रहेगा तो उसका भी रेंट देना होगा, एजेंट जो बेच रहा है उसको कमीशन भी देना होगा। तो ये सारा आपका एक तरह से कह सकते हो कि सेलिंग का ही एक पार्ट है। सेल कर रहे हैं तो ही ये सारा एक्सपेंस हो रहा है। गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, अगर गोडाउन है आपका तो कुछ कस्टमर पैसा लेके भागेंगे ही, तो बैड डेट होगा, तो बैड डेट होगा तो कहाँ सेल की तभी तो हुआ ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आएगा। एजेंट का कमीशन, अगर सेल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जो एजेंट को तो आप पैसा देंगे वो भी आपका एक एज अ कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कैरेज इनवर्ड जो है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कैरेज, यही है कैरेज इनवर्ड, है ना। कैरेज और फ्रेट ऑन परचेज या फिर बोलिए कैरेज इनवर्ड, ये कहाँ आएगा आपका ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। ये ऑप्शन सही है। बोलता है क्या, कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, मतलब यही ऑप्शन सही है आपका। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड का मतलब वही कैरेज ऑन परचेज ही है, मतलब आप फैक्ट्री तक सामान लाने का जो कैरेज दे रहे हैं वही आपका कैरेज इनवर्ड है, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट नहीं है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोडाउन का रेंट तो देना ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने में गोडाउन पे जो सामान रखे हैं क्या उसका रेंट देना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आता है? आता है। बैड डेट, सेल किए तभी तो पैसा डूबा, बैड डेट ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। कमीशन दे रहे हैं एजेंट को, हाँ देना पड़ेगा कमीशन आपका सामान बेचने के लिए, है ना, तो ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। क्या नहीं है? कैरेज इनवर्ड। लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 55। Cost of goods sold is equal to rupees 15 lakh gross profit is equal to 20% ऑन कॉस्ट होता तब तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन बोलता है ऑन सेल्स तो भी कोई बात नहीं है।
the amount of sales will be A rupees 18,25,000, B rupees 18,75,000, C rupees 18,50,000 और D रुपीज़ 19,000 बोल रहा है, 18,25,000, हाँ 18,75,000, 18,50,000 एंड 19 लाख। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। पी लिख देते हैं सिर्फ प्रॉफिट को, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है क्या ना, COGS दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपने जो सामान बेचा उसका कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट प्राइस इसको मानते हैं कितना हो गया 15 लाख, प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट तो बोलता है कि 20% ऑन सेल, यानी सेल है x, तो प्रॉफिट क्या होगा 20% किसका, तो सेल का, सेल है x तो x का 20%, ये हो गया आपका प्रॉफिट। काट दीजिएगा तो 1/5 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 15 लाख प्लस x/5, ये हो जाएगा काटने पर, ठीक है। इधर ले आइए, x माइनस x/5 इज इक्वल टू 15 लाख और 4x इज इक्वल टू 15 लाख और हाँ 4x/5 इज इक्वल टू 15 लाख और x इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 5/4 इज इक्वल टू रुपीज़ 18,75,000। एक्स का वैल्यू यानी सेल का वैल्यू निकल गया 18,75,000। देख लीजिए, बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी 18,75,000 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बाकी ऑप्शन तो इसमें बताने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सीधा आंसर निकालना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बार बार कर रहे हैं, जो PDF है या जो आपका बुक है उसके हिसाब से यहाँ पर ख़त्म हो गया है। बाकी अलग अलग बुक से अलग अलग जगह से आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के पूरा सॉल्व कर लीजिए, जितना भी है। जहाँ दिक्कत है पूछिए, एक वीडियो 2 वीडियो और बना देंगे इस पर। जहाँ आपको दिक्कत होगा किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, कहीं भी प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि ट्रेडिंग में एक हो गया एडजस्टेड परचेज होता है आपका, जैसे COGS है, इस सबका क्या फार्मूला है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो टर्म्स है वो समझ के रखिएगा तो हो जाएगा। ज़्यादा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या क्या होगा आपका, तो ट्रेडिंग कैसे बनता है, फिर PL कैसे कैसे बनता है। जैसे एक होता है PL में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग, और फिर उससे निकलेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस निकलेगा। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है या गेन क्या है ना, उससे नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इसको समझते हुए चलिएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या क्या आता है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो बुक में सारा आपका दिया हुआ है, उसको पढ़िए, रीड करिए और धीरे धीरे समझिए कि क्यों और कहाँ और कैसे कैसे सारा जगह पे उसको पोस्ट किया जाता है, क्यों आता है।
अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में जितना भी एक्सपेंसेस है तो क्यों यहाँ पर है यही समझिए, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जो भी आइटम आपका दिया हुआ है उसको अच्छे से समझिए, ध्यान में रखिए। चलिए, तो आज आपका ख़त्म हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।